इंडिया यूएस ट्रेड डील सच क्या है? इसमें कई सवाल हैं। क्या यह डील भारत को और प्रोग्रेसिव करेगा, या जैसे ऑपोजिशन बता रहा है यह डील यहां के छोटे इंडस्ट्रीज और किसानों के लिए दुश्मन है? नमस्कार दोस्तों, इंडिया और यूएस के बीच एक नया इंटरिम डील तय हुआ है। अब इस डील को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जो तर्क चल रहा है, इससे कई कंफ्यूजन्स पैदा हो रहे हैं। आम लोग समझ नहीं पा रहे हैं किस तरह यह डील इन्हें असर कर सकता है। आज की इस वीडियो में वो सारे कंफ्यूजन्स को मैं दूर करूंगा। भले ही इसका कोई डायरेक्ट इंपैक्ट तो नहीं है, पर इस डील का जड़ हम इनकी लड़ाई से भी जोड़ सकते हैं। किसी जमाने में द यूएस और द यूएसएसआर, द देन यूएसएसआर, दुनिया के अल्टीमेट पावर्स थे, और शायद यही कारण रहा कि वे दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिर एक दूसरे के साथ कभी खड़े नहीं रहे। वर्ल्ड वॉर II में भी उनकी दोस्ती इसलिए नहीं थी कि उन्हें एक दूसरे से कोई खास लगाव था, बल्कि उनकी दोस्ती का मेन रीजन था उनका एक कॉमन एनिमी होना, हिटलर और नाजी। एक्चुअली वार के बाद उनके आइडियोलॉजिकल क्लैशेस और भी ज्यादा शार्प हो गए थे। द यूएस चाहता था कि डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को बहाली मिले, इन्हें प्रमोट किया जाए, लेकिन यूएसएसआर कम्युनिज्म और वन पार्टी रूल का प्रोपोनेंट था। अब देखिए, 1945 में जर्मनी को हराने के बाद ये दोनों अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। यहां तक कि इनके चक्कर में जर्मनी खुद भी डिवाइड हो गई थी। एक वेस्ट जर्मनी बन गया, दूसरा ईस्ट जर्मनी बन गया। अब वेस्ट जर्मनी को यूएस का सपोर्ट था और ईस्ट जर्मनी को सोवियत का। फिर इन दोनों यानी द यूएस और यूएसएसआर के दुश्मनी के कारण 1947 से 1991 तक कोल्ड वॉर चलता रहा, और अल्टीमेटली 1991 में, जैसे आप जानते हैं, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। फिर हमारे देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह का एलपीजी मॉडल और इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन का दौर आता है। मेरे इन सब बातों को आपको बताने का मतलब है कि जब भी यूएस और रशिया के बीच तकरार होता है, पूरी दुनिया के साथ हमारा देश भी डिस्टर्ब हो जाता है। अब इस लड़ाई के कारण यूएस रशिया के अगेंस्ट है। अमेरिका और यूरोप रशिया पर सैंक्शन लगा रहे हैं, और इनकी कोशिश है कि रशिया को दुनिया से आइसोलेट कर दें। पर आज सिर्फ रूस और अमेरिका ही सुपर पावर्स नहीं है, आज भारत और चीन भी एशिया और दुनिया में सुपर पावर्स हैं। और ऐसे में इन जैसे मुल्कों को अपनी सोच का गुलाम बनाना या मानना मुमकिन ही नहीं, होगा ही नहीं। इन सब से अलग लेकिन भारत अपने कंजम्पशन के लिए सिर्फ 12% के करीब ही ऑयल प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब भारत अपने कंजम्पशन के लिए 88% ऑयल इंपोर्ट करता है। इसमें स्पेशली 2022 से रिड्यूस्ड प्राइस के चलते रशिया भारत का लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है। ये जरूरत के करीब 35 to 40% ऑफ क्रूड ऑयल इंडिया को सप्लाई करता है, जबकि यूएस से हम सिर्फ 6 to 7% ही इंपोर्ट करते हैं। अब अमेरिका चाहता है कि हम रूस से तेल ना खरीदें और उनसे इंपोर्ट करें, लेकिन रूस और भारत की दोस्ती का किस्सा बहुत लंबा है। जब जब भारत को रूस की जरूरत पड़ी है ना, रूस हमेशा भारत का साथ खड़ा रहा है। 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में भी जब अमेरिका भारत के खिलाफ था, सोवियत ने भारत का साथ दिया। 1999 के कारगिल लड़ाई में भी रूस ने इंटरनेशनल फोरम में भारत को पूरा सपोर्ट किया। इसके अलावा सुखोई कहिए या ब्राह्मोस कहिए, ये सब भी रूस से दोस्ती का तोहफा है। इन सब के चलते जब हम रूस से अमेरिका के मुताबिक दोस्ती खत्म नहीं कर रहे थे, खास करके ऑयल इंपोर्ट को लेकर, अमेरिका ने भारत पर शिकंजा कसने के लिए इंडियन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ा दी। अब इसके चलते तो जाहिर है भारत की इकोनॉमी पर असर तो पड़ेगा। अब इन सब के बीच भारत अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील साइन करता है, और यही पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसमें पक्ष और विपक्ष अपनी बात सही मानते हैं। चलिए हम इस डील को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, और एकदम सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सरकार क्या कह रही है, विपक्ष का स्टैंड क्या है, सब कुछ ध्यान से देखिएगा। सरकार कह रही है ये इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है, और विपक्ष कह रहा है ये फार्मर्स और डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए बहुत रिस्की है। तो आखिर सच क्या है? आज हम इस वीडियो में फैक्ट्स, लॉजिक और रीजनिंग के साथ समझेंगे ये डील क्या है, गवर्नमेंट क्या कह रही है, और अपोजिशन को क्या दिक्कतें हैं, और अंत में इसका असली मुद्दा भी समझेंगे। सबसे पहले क्लियरिटी, ये कोई फुल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये एक इंटरिम ट्रेड फ्रेमवर्क है। मतलब एक टेम्पररी अरेंजमेंट, जब तक कोई फाइनल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट निगोशिएट नहीं हो जाता। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, यूएस ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पर हाई टैरिफ लगाए थे,
लेकिन इस डील के बाद अब उन्हें कम करके लगभग 18% के आसपास रीसेट कर दिया है। इसके बदले इंडिया ने यूएस के कई प्रोडक्ट्स पर तारीफ रिडक्शन या एलिमिनेशन स्वीकार किया है। इसके अलावा इंडिया ने फ्यूचर में बड़े पैमाने पर यूएस से इंपोर्ट्स बढ़ाने का भी इंटेंशन दिखाया है, जैसे एनर्जी, एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। अब समझते हैं कि गवर्नमेंट इसे अच्छा क्यों मान रही है। गवर्नमेंट का तर्क सीधा है। वह कहती है एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिलेगा, टेक्सटाइल, फार्मा, जेम्स, लेदर ये सेक्टर्स यूएस में ज्यादा कंपिटिटिव होंगे क्योंकि टैरिफ कम हुए हैं। गवर्नमेंट यह भी कहती है कि राइस, व्हीट, डेयरी, पोल्ट्री जैसे कोर स्टेपल्स डील के बाहर हैं, मतलब फार्मर्स का यहां कोई डायरेक्ट नुकसान नहीं होगा। सरल शब्दों में ये चीजें यूएस से इंपोर्ट नहीं होंगी, विच मीन्स इंडियन फार्मर्स अपने प्रोडक्ट इंडिया में आराम से बेच सकेंगे। इन प्रोडक्ट्स में यहां इनका कोई कंपटीटर नहीं होगा। सरकार यह भी कहती है इससे यूएस के साथ मजबूत इकोनॉमिक टाइज बनेंगे, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी एक्सेस और सप्लाई चेन स्टेबिलिटी को सस्टेन किया जा सकेगा। गवर्नमेंट के अनुसार यह एक शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट, लॉन्ग टर्म गेन है। अब अपोजिशन के ऑब्जेक्शंस को समझते हैं। यहां इकोनॉमिक लॉजिक ज्यादा है। अपोजिशन का कहना है हां, राइस और व्हीट प्रोटेक्टेड है, लेकिन प्रोसेस्ड फूड, एनिमल फीड, एडिबल ऑयल जैसे प्रोडक्ट्स खुले हुए हैं। तो इसमें समस्या क्या है? देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हैवीली सब्सिडाइज्ड है। इसका मतलब है उनके प्रोडक्ट्स चीपर होंगे, और क्योंकि इनमें इंपोर्ट टैरिफ भी कम है, चीपर इंपोर्ट्स डोमेस्टिक प्राइसेस को नीचे ला सकती है। इससे स्मॉल फार्मर्स को इनडायरेक्ट झटका लग सकता है। कहने का मतलब है राइस, व्हीट, डेयरी प्रोडक्ट्स के रॉ फॉर्म प्रोटेक्टेड जरूर हैं, मतलब ये चीजें डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं होंगी, लेकिन इनके जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट हैं जिनको इंपोर्ट किया जा सकता है, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को नीचे गिरा सकते हैं। इसे आप ऐसे समझिए, अमेरिका भारत को डायरेक्टली गेहूं नहीं बेच सकता, पर सस्ते में पराठे बेच सकते हैं। अब अपोजिशन इसे बैकडोर एंट्री का खतरा मानता है, मतलब कि अगर सस्ते में पराठे मिल रहे हो तो लोग गेहूं क्यों खरीदेंगे। दूसरा इशू, अनइक्वल टैरिफ स्ट्रक्चर। इसमें अपोजिशन का तर्क क्या है? अपोजिशन का कहना है यूएस ने टैरिफ जीरो नहीं किए, सिर्फ रिड्यूस किए हैं, लेकिन इंडिया ने कई मामलों में डीपर टैरिफ कट स्वीकार किए हैं। इनके अनुसार डील पूरी तरह सिमेट्रिक नहीं दिखती। साधारण भाषा में समझिए, उनके मुताबिक इंडिया ज्यादा ओपन हो रहा है और यूएस कम। हालांकि इस पे अभी तक पब्लिक डोमेन में कोई भी ऑफिशियली कंफर्म डिटेल तो अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको डॉक्यूमेंट के साथ दिखा था। तीसरा फैक्टर है $500 बिलियन इंपोर्ट इंटेंशन। इंडिया ने यूएस से लार्ज स्केल इंपोर्ट्स का संकेत दिया है कि बाद में वे लार्ज स्केल में इंपोर्ट करवा सकते हैं, पर इस पर अपोजिशन का सवाल है, क्या ये प्री कमिटेड बाइंग जैसा है? कैसे क्या डेफिसिट बढ़ सकता है? क्या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को इससे नुकसान होगा? क्या इसकी स्टडी हुई है? उनकी चिंता है इससे हम इक्वल पार्टनर की जगह बड़े बायर बन रहे हैं। चौथा इशू, एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पर प्रेशर पड़ेगा। देखिए, जब बाहर से चीपर प्रोडक्ट्स आएंगे, एमएसएमई पर प्रेशर बढ़ेगा और प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो सकते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन ही अनइवन होगा। कहने का मतलब है बाहर से आए सस्ते प्रोडक्ट्स इंडिया के लोकल इंडस्ट्रीज, खास करके एमएसएमई को जो लोअर लेवल पर ऑपरेट करते हैं, उन्हें नुकसान करवाएगा। यह सिर्फ ट्रेड का ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट का भी मुद्दा है। पांचवा इशू, ट्रांसपेरेंसी। अपोजिशन का इस डील के ऊपर आरोप है पार्लियामेंट में पूरी चर्चा नहीं होती, सभी टर्म्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, स्पष्ट नहीं है, और स्टेक होल्डर से पर्याप्त कंसल्टेशन भी नहीं है। उनका कहना है इससे ट्रस्ट डेफिसिट बनता है। तो सच क्या है? अब आप भी इस पूरी डील को समझ गए होंगे, और मैं समझता हूं आप भी किसी निष्कर्ष पर अभी आ सकेंगे। अगर मेरी राय ली जाए तो गवर्नमेंट सही है जब वो कहती है एक्सपोर्ट्स को रिलीफ मिला है, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस मजबूत होंगे। तो मैं जहां तक एनालाइज कर पाया हूं, अपोजिशन के जो तर्क हैं, जैसे फार्मर्स और एमएसएमई के लिए रिस्क पूरी तरह खत्म नहीं होना, डील थोड़ी सी यूएस टिल्टेड लगना, ट्रांसपेरेंसी का थोड़ा और बेहतर हो सकना, ये सब बातें भी सोच का एक विषय हो सकता है। इसीलिए इन कंसेप्ट्स को समझते हुए मेरा विवेक कहता है यह डील ना पूरी तरह अभी तक एक जीत है, ना एक पूरी तरह हार है। यह एक हाई रिस्क लेकिन हाई रिवार्ड ट्रेड स्ट्रेटजी है, पर हर समस्या का समाधान हो सकता है। नो डाउट इस डील में रिस्क तो है, पर अगर कुछ जगहों पर सुधार लाया जा सके तो देश के लिए तरक्की का बहुत बड़ा रास्ता खुल सकता है।
इसके लिए सरकार किन किन फील्ड्स में इंप्लीमेंटेशन ला सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से थोड़ी सी कोशिश की है। अगर आप सहमत हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। पहला, क्योंकि किसान हमारे देश का बैकबोन है, लेकिन क्योंकि ये यूरोप अमेरिका के फार्मर्स की तरह बड़े पैमाने में फार्मिंग नहीं करते, इसीलिए सबसे पहले एनहेंस सब्सिडीज, इजियर लोन्स, इजियर एक्सेसिबल टेक्नोलॉजीज, इजियर एक्सेसिबल फैसिलिटीज, मोर एक्सेसिबल मार्केट जैसे प्रोविजंस को इन्हें देकर इन्हें सिक्योर किया जाना चाहिए। तो जो इन पर जो खतरे की बात हो रही है ना, वो बहुत हद तक कम हो सकता है। लेकिन इन सब के अलावा दो और जो बहुत बड़े काम हो सकते हैं वो ये है, फार्मर्स को सीरियस नोट पर एग्रीकल्चरली एजुकेट करना होगा और इन्हें दिए गए फैसिलिटीज को उन तक ईमानदारी से पहुंचाना होगा, क्योंकि कई बार ऐसी फैसिलिटीज नीड से ज्यादा पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट हो जाता है। तो फार्मर्स का सेफगार्ड मेरे ख्याल से अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ये सेफगार्ड्स कमजोर पड़ गए तो हो सकता है कि अपोजिशन की जो आशंकाएं हैं वो सच भी हो। इतिहास तय करेगा कि ये डील मास्टर स्ट्रोक था या मिसकैलकुलेशन। कमेंट में बताइए, आपको ये डील अपॉर्चुनिटी लगती है या रिस्क। जय हिंद।